एक नया चैप्टर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण। तो ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। पृथ्वी से बहुत सैटेलाइट्स जो है वो अंतरिक्ष में भेजे गए हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया, देखो कितने सारे सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर लगा पा रहे हैं ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है गुरुत्वाकर्षण के कारण। और केवल पृथ्वी ही नहीं, सूर्य के चारों तरफ देखो बहुत सारे ग्रह हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। ये चक्कर लगा पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये चक्कर नहीं लगा पाते, ये नहीं घूम पाते, ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं स्पेस में। हम किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, वापस वो वस्तु नीचे की ओर आ जाती है। किसी हाइट से हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो ऊपर न जाकर के जमीन पे आकर के गिर जाती है। इसके पीछे भी कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। जो भी सैटेलाइट्स हम पृथ्वी से भेजते हैं, चाहे वो इसरो भेजा, नासा भेजा, जो भी अलग अलग देशों से जो है सैटेलाइट को भेजा जाता है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए, वो चक्कर लगा पा रहे हैं। इन सारे के पीछे कारण है ग्रेविटेशन। तो इसी ग्रेविटेशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब देखो 2000 वर्ष पहले टॉल्मी नाम के एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे। इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसे कहा जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब होता है कि सेंटर में अर्थ है और बाकी सारे जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, तारे हैं, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। इसी को कहा गया भूकेंद्रीय मॉडल, जियोसेंट्रिक मॉडल। सेंटर में कौन है? अर्थ है। सेंटर में कौन है? अर्थ है। बाकी सारे ग्रह हैं, तारे, सूर्य हैं, ये सारे क्या कर रहे हैं कि अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र में अर्थ है। तो इसे कहा गया जियोसेंट्रिक मॉडल। ये टॉल्मी ने दिया था आज से लगभग 2000 वर्ष पहले। फिर आज से लगभग 1500 वर्ष पहले भारत के ही थे मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट। इन्होंने दिया हीलियोसेंट्रिक मॉडल। इन्होंने कहा कि सेंटर में सन है, अर्थ नहीं है। टॉल्मी ने कहा था कि सेंटर में अर्थ है। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में आर्यभट्ट ने क्या कहा कि सेंटर में सन है, बाकी सारे ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं सन का। यहां केंद्र में किसे रखा गया? सन को रखा गया। इसे सूर्य केंद्रीय मॉडल कहा जाता है, यानी कि सूर्य जो है केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। फिर आज से लगभग 500 वर्ष पहले एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने वही बातें कही जो आर्यभट्ट ने कही थी, बट आर्यभट्ट ने लगभग 1500 वर्ष पहले कही। और ये काफी बाद में, आज से लगभग 500 वर्ष पहले जो है इन्होंने आर्यभट्ट के उस बातों से एग्री किया और भी ज्यादा इन्होंने रिसर्च किया और भी ज्यादा डेवलप इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया। जो बातें आर्यभट्ट ने कही वो बातें बिल्कुल सही है, बट इन्होंने और भी विकसित मॉडल प्रस्तुत किया और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया चीजों को, रिसर्च किया और एक डेवलप मॉडल जो है इन्होंने प्रस्तुत किया। वही बात इन्होंने कही कि सभी ग्रह केंद्रीय स्थान पर स्थित सूर्य के चारों ओर वृत्तों में परिक्रमा करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो सन है वो सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर पाथ पे, है ना, वृत्तीय पाथ पे। वृत्तीय पाथ पर सूर्य के चारों तरफ जो है बाकी सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और इनके इस मॉडल का सपोर्टर थे गैलीलियो। गैलीलियो इनके टाइम के नहीं थे। कोपरनिकस पैदा लिए, ये मॉडल दिया और वो मर भी गए। उसके बाद गैलीलियो जन्म लेते हैं। तो जब गैलीलियो अपने टाइम में जो है इनके इस मॉडल को पढ़ा, जाना, समझा, तो इन्होंने इस बात से एग्री किया कि हाँ, जो निकोलस कोपरनिकस ने कहा तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए गैलीलियो ने जो सपोर्ट किया ना इनके इस मॉडल का, इसके वजह से इन पे केस मुकदमा चला, इनको अरेस्ट किया गया। अब सुनने में थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि इन्होंने ये कह दिया कि जो सन है वो सेंटर में है और बाकी सारे प्लेनेट जो है चक्कर लगाते हैं। इस बात के कारण जो इनको अरेस्ट कर लिया गया, इस बात के कारण जो है इन पे केस मुकदमा हो गया। तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। देखिए गैलीलियो थे यूरोप के और ये उस टाइम के हैं जिस समय यूरोप सोया हुआ था। देखिए आप लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में यूरोप का पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का क्या मतलब हुआ कि पहले यूरोप जो है जागा हुआ था, फिर बाद में सो गया, वापस से जागा। जब हम बोलते हैं कि स्टार्टिंग में यूरोप जागा हुआ था, उसका मतलब ये हुआ कि उस समय लोगों के अंदर साइंस में रुचि थी, लोग साइंस की बातें करते थे, लोग साइंटिफिक तरीके से सोचा करते थे। ये सब पहले हुआ करता था, उस समय यूरोप बोलते हैं कि जागा हुआ था। फिर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे यूरोप में चर्च का दबदबा बढ़ने लगा। जब चर्च का दबदबा बढ़ने लगा, जब पूरे यूरोप में चर्च का कंट्रोल होने लगा, तब साइंटिफिक चीजें गई बाहर में। तब जो चर्च ने कह दिया वही सही है। वो पाप पुण्य की बातें करते थे, वो वर्तमान की बातें कम करते थे, मरने के बाद आपके साथ क्या होगा उसकी बातें करते थे। पाप पुण्य की बातें करते थे, वर्तमान जीवन में जो चल रहा है उसकी बातें नहीं करते थे, मरने के बाद जो होने वाला है उसकी बातें करते थे। लोगों को भ्रमित करने का काम करते थे ये चर्च वाले। साइंटिफिक तरीके से किसी को सोचने नहीं देते थे। जो चर्च कह दिया वही सही है, बाकी सारे जो है झूठ है, चाहे साइंस कुछ भी कहे। तो गैलीलियो संयोगवश उस समय के हैं जब यूरोप सोया हुआ था और उस समय गैलीलियो ने ये बातें कह दी कि सन जो है सेंटर में है, पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है। चर्च वालों ने कहा कि ये हमारे आस्था के खिलाफ है। हमारी आस्था ये कहती है कि जो सन है वो सेंटर में है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लेकिन आपने ये कह दिया कि नहीं, सूर्य सेंटर में है और पृथ्वी जो है चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो आपने हमारे आस्था को चोट पहुंचाया है, ये हमारे आस्था के खिलाफ आपने बात कर दी है। तो चर्च का दबदबा था, चर्च के कहने पर इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर केस मुकदमा चला। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे चर्च का दबदबा कम हो गया और वापस से लोग जो है साइंटिफिक तरीके से जो है बातें करने लगे, साइंस के बारे में पढ़ने लगे, रुचि रखने लगे और नई नई चीजों का खोज होने लगा। तब हम कहते हैं कि यूरोप जो है वापस से जागा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने आपको केवल उतना बताया जो हमारे काम का है यहाँ पर गैलीलियो से संबंधित। अब गैलीलियो के ही काल में एक और एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे जिनका नाम था टाइको ब्रे। टाइको ब्रे या टाइको ब्राहे बोल सकते हो आप। इन्होंने भी कमाल कर दिया। कमाल कुछ ऐसे किया कि
इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन काल जो है अपनी नंगी आंखों से सीधे ही ग्रहों के प्रेक्षणों का अभिलेखन करने में लगा दिया और आंखों का संकलन किया। अपना पूरा जीवन काल जो है नंगी आंखों से वो ग्रहों को देखते रहे, अपना पूरा जीवन काल जो है वो नंगी आंखों से ग्रहों को देखते देखते इन्होंने बिता दिया, है ना। तो जो ग्रह है उनका जो पोजीशन है उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया और काफी सारे डेटा जो है इन्होंने कलेक्ट किए। अब जो टाइको ब्रे है इनके असिस्टेंट थे केपलर, जोहानेस केपलर जो है ये टाइको ब्रे के असिस्टेंट थे। तो टाइको ब्रे ने जो भी डेटा कलेक्ट किया था उन डेटाओं को अच्छे से एनालाइज किया, विश्लेषण किया केपलर ने, और इन्होंने 3 नियम दे दिए जिसे कहा जाता है ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम, जिसे आज के डेट में केपलर का नियम के नाम से जाना जाता है। तो डेटा कलेक्ट किया टाइको ब्रे ने, उसको अच्छे से एनालाइज किसने किया? केपलर ने किया। और उस डेटा के एनालाइज के बाद इन्होंने ग्रहों के गति से संबंधित 3 नियम प्रतिपादित कर दिए जिसे आज के डेट में केपलर का नियम के नाम से जाना जाता है। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और जो केपलर ने ये 3 नियम दिए थे, इन नियमों के आधार पर, खास करके जो तीसरा नियम है उसके आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किया। तो टाइको ब्रे ने डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया, केपलर ने 3 नियम दिए और उन नियमों के आधार पर, खास करके जो तीसरा नियम है उसके आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम प्रतिपादित किया। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले केपलर ने जो 3 नियम दिए उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है जो न्यूटन ने दिया था उसे। तो हम लोग अब पढ़ेंगे केपलर के नियम के बारे में, जो उन्होंने 3 नियम दिए उसके बारे में। लेकिन केपलर के नियम को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि इलिप्स क्या है। इलिप्स क्या है? इलिप्स को हम लोग बोलते हैं हिंदी में दीर्घवृत्त, और वृत्त, सर्कल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्त। दीर्घवृत्त क्या है? वृत्त के बारे में तो आप जानते ही हो, वृत्त के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ते भी हैं। इलिप्स के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट रहे होंगे। तो अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, इन सब की, तो आप इलिप्स के बारे में नहीं पढ़ते होंगे। देखिए सर्कल के बारे में हमें इतना तो पता है कि सर्कल में क्या होता है कि एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि आपको फर्श पर एक वृत्त बनाना है, मुझे आप एक वृत्त बना करके दीजिए। फर्श भी हो सकता है, दीवार हो सकता है, कॉपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मान लो फर्श है, मिट्टी है, उस पर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई मिट्टी है तो हम क्या करेंगे कि किसी एक पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कील गाड़ देंगे। हम क्या करेंगे, कील गाड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, इससे एक धागा को हम लोग बांध देंगे, एक धागा को बांध देंगे। और फिर यहाँ पर हम लकड़ी का एक टुकड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा हम कील ले सकते हैं। यहाँ पर इस एंड पर भी कील, इस एंड पर भी हम लोग एक लकड़ी का टुकड़ा या फिर कील बांध देंगे। और हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखलाया गया है। यहाँ पर एक पेन है या फिर पेंसिल है, ऐसे धागा बांध करके ऐसे घुमाया गया है, तो एक सर्कल यहाँ पर मिल गया। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। और ये जो लंबाई है, ये जो धागे की लंबाई है, इसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको पता है वृत्त में। और आप इस परिधि पर किसी भी पॉइंट को आप उठा लें तो जो उसकी दूरी है केंद्र से वो एक समान होती है, जिसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये सारी बातें आपको पता है। अब मैं आपको बोलूं इलिप्स बनाना है आपको उसी फर्श पे, तो आप क्या करेंगे? तब आप ये करेंगे कि आप 2 कील लेंगे और दोनों को हम क्या करेंगे कि मिट्टी में गाड़ देंगे। तो हमारे पास 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हो गए हैं, 2 कील हमने गाड़ दिया यहाँ पे। इसके बीच में हम क्या करेंगे कि एक लूज धागा बांध देंगे, टाइट नहीं बांधेंगे, लूज बांधेंगे, है ना। मान लो ये 2 कील है तो हमने एक लूज धागा ऐसे बांध दिया। मान लीजिए इस धागे की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। लूज धागा बांधने के बाद हम क्या करेंगे कि एक और कील लेंगे या फिर पेंसिल या फिर कुछ भी लेंगे, लकड़ी का एक टुकड़ा लेंगे और इस धागे को टाइट कर देंगे। सोचिए ना, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया या फिर कोई हमने कील लिया और उससे क्या कर दिया कि इस धागे को टाइट कर दिया, जैसा कि आपको इसमें दिखाया गया, इस पिक्चर में दिखाया गया है। पहले ये धागा लूज था यहाँ पे, उसके बाद पेंसिल से क्या किया, इसको टाइट कर दिया गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया धागा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे टाइट कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे कील जो है इसको हम ऐसे घुमाना शुरू करेंगे चारों तरफ, ऐसे देखो, ऐसे हम ड्रॉ करना शुरू करेंगे तो आपको एक एलिप्स मिल जाएगा। तब आपको एक जो है एलिप्स मिल जाएगा। अच्छा, ये जो लंबाई है ये तो हमेशा जो है नियत ही रहने वाली है, हमेशा जो है 5 सेंटीमीटर ही रहने वाली है। भाई जो लूज धागा बांधे थे उसी को हमने टाइट कर दिया है। तो मान लीजिए कि जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर, तब ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ, ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना। ये लंबाई कम हो जाएगी, ये लंबाई अधिक हो जाएगी, बट इन दोनों का जो सम है, जो टोटल लेंथ है, वो तो 5 सेंटीमीटर ही यहाँ पर रहने वाली है, अगर हमने 5 सेंटीमीटर माना है तो यहाँ पर मेन चीज क्या है कि हमने यहाँ पर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स लिए हैं और इन दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं फोकस। हम लोग इन दोनों ही फिक्स्ड पॉइंट्स को बोलते हैं फोकस। जहां वृत्त के केस में एक फिक्स्ड पॉइंट हुआ करता था जिसे हम लोग सेंटर बोलते थे, यहाँ पर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हुआ करते हैं जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं। और भी कई सारे टर्म्स हैं यहाँ पर जो आपको जानने हैं। तो ये 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं जहां हम लोगों ने कील गाड़ा था, तो इसे हम लोगों ने क्या कहा, फोकस कहा। इसे हम लोगों ने कहा कि ये है फोकस, ये भी है फोकस। हिंदी में इसे नाभि बोलते हैं, फोकस को हिंदी में नाभि बोलते हैं। अब क्या है कि इन दोनों ही फोकस से होते हुए हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस वाले एंड से लेकर के इस वाले एंड तक। जैसे सर्कल में भी हम लोग करते हैं ना, ये सर्कल है, ये केंद्र है और
यहाँ हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम लोग व्यास बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको करना है कि इन दोनों फोकस से होते हुए हम लोग एक ऐसे लाइन खींचेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घ अक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। इस मेजर एक्सिस का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब इस सेंटर से होते हुए हम एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींचेंगे जो कि इस मेजर एक्सिस को दो हिस्सों में बांट देगा। इसे हम लोग बोलेंगे माइनर एक्सिस, यानी कि लघु अक्ष। ये जो मेजर एक्सिस है इसका जो हाफ है उसे हम लोग सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस यानी कि ये लेंथ सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा। इसे बोलेंगे हिंदी में अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। अब होता यह है कि जनरली ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसकी लंबाई हम 2a लेते हैं, है ना। 2a, देखो 2a लेने के पीछे कारण ये है कि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। अगर हम इस पूरे लेंथ को 2a लेते हैं, यानी मेजर एक्सिस को हम लोग 2a लेते हैं, तो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी लंबाई a हो जाएगी। और जो ये माइनर एक्सिस है इसकी लंबाई हम लोग 2b लेते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है ये 2b है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 2a है। ठीक है, बाकी लेने के लिए आप इसको a/2 कुछ भी ले सकते हो, बट ये लेंथ जितनी होगी वही लेंथ ये होगी, और ये लेंथ जितनी होगी वही लेंथ ये होगी। तो हमने इस टोटल को 2b बोल दिया और इसको हमने 2a बोल दिया। जनरली 2a और 2b लिया जाता है। तो बस हो गया, यहाँ पर इतना ही आपको जानना था। अब आते हैं कैपलर के पहले नियम पर। बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैपलर का जो पहला नियम है इसी को हम लोग कक्षाओं का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये नियम देखो कितना आसान है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कॉपरनिकस के बारे में। कॉपरनिकस ने यह कहा था कि सन जो है सेंटर में है और बाकी सारे ग्रह जो है वृत्तीय पथ पर, है ना, वृत्तीय पथ पर सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। कैपलर का जो पहला नियम है वो ये कहता है कि देखिए जो ग्रह है वो कोई सर्कुलर पाथ पर सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है। कोई भी ग्रह हो वो सर्कुलर पाथ पर जो है चक्कर सूर्य का नहीं लगाता है। एक्चुअल में वो जो है दीर्घवृत्तीय पाथ पर चक्कर लगाता है, यानी इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है। ये मान लीजिए प्लेनेट है, ये मान लीजिए कि प्लेनेट है, ग्रह है। ये जो ग्रह है ना ये इलिप्टिकल पाथ पर सूर्य का चक्कर लगाता है, इलिप्टिकल पाथ पर, ना कि सर्कुलर पाथ पर। दीर्घवृत्तीय पथ पर जो है ये प्लेनेट गति करेगा सूर्य के चारों ओर, ना कि वृत्तीय पथ पर। जहां कोपरनिकस ने कहा था कि जो प्लेनेट है वो सर्कुलर पाथ पे गति करते हैं और जो सूर्य है वो उस सर्कल के केंद्र में होता है, वहीं कैपलर का जो पहला नियम है वो कहता है कि जो प्लेनेट है वो इलिप्टिकल पाथ पर जो है गति करते हैं और जो सूर्य है वो इलिप्स के किसी एक फोकस पर होता है। अब इलिप्स के पास तो दो फोकस होते हैं, इलिप्स के पास तो दो फोकस होता है, तो किसी भी एक फोकस पर, मान लीजिए एक फोकस ये है और एक फोकस ये है, तो किसी एक फोकस पर हम क्या करेंगे कि सन ले लेंगे, बस खत्म। ये पहला नियम है। सभी ग्रह जो है ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हैं, जबकि कोपरनिकस ने कहा था कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होता है। ऑर्बिट मतलब वो पथ जिस पर जो ग्रह है वो गति करते हैं, उसी को हम लोग ऑर्बिट बोल रहे हैं यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। जो दो फोकस है उसमें से किसी एक पर सन है और उसके चारों तरफ ग्रह जो है गति करता है इलिप्टिकल पाथ पर, दीर्घवृत्तीय पथ पर। यह है पहला नियम। अब जब प्लेनेट घूमेगा इस इलिप्टिकल पाथ पे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो प्लेनेट है वो सन के बहुत ही ज्यादा करीब होगा, बहुत ही ज्यादा करीब होगा, यानी कि सबसे करीब होगा, सबसे निकट होगा। तो वो कौन सा पॉइंट है? अगर हम ये सिचुएशन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो फोकस पर सन है। जब प्लेनेट घूमते 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 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पे आएगा, तब इस प्लेनेट की जो डिस्टेंस है सन से वो सबसे कम हो, यानी इस समय जो ये प्लेनेट है ना वो सन के सबसे करीब है, सबसे करीब है। तो इस वाले पोजीशन को, इस पॉइंट पी को, इस पोजीशन पी को कहा जाता है उपसौर। निकटतम बिंदु पर है सन से ये प्लेनेट, इसे उपसौर कहा जाता है, पेरिहिलियन कहा जाता है। और वही एक पोजीशन ऐसा भी होगा जहां पे ग्रह जाएगा तो सन से सबसे दूर हो जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट ए है। अगर प्लेनेट यहाँ पे आ जाए तो सन से काफी दूर, सबसे दूर जो है इस समय प्लेनेट होगा। तो इस पोजीशन ए को हम लोग अपसौर बोलते हैं, एपिहिलियन बोलते हैं। ऐसे हम लोग पृथ्वी के केस में बोल सकते हैं कि पृथ्वी के केस में जब सैटेलाइट सबसे नजदीक होता है पृथ्वी के, तो उस पोजीशन को हम लोग पेरिजी बोलते हैं, यानी पेरिजी पर सैटेलाइट है, मीन सबसे निकट है पृथ्वी के। और वो पोजीशन जहां पे प्लेनेट जब होता है तो वो पृथ्वी के सबसे दूर होता है, तो उस पोजीशन को हम लोग अपोजी बोलते हैं। तो अगर कोई सैटेलाइट अपोजी पे है मतलब वो सबसे दूर है पृथ्वी से, और अगर पेरिजी पे है तो वो सबसे नजदीक है। अगर कोई ग्रह पेरिहिलियन पोजीशन पे है मतलब वो सन के सबसे निकट है अभी, और अगर एपिहिलियन पोजीशन पे है तो वो सबसे दूर है सन से। अब देखते हैं केपलर का द्वितीय नियम, है ना, केपलर्स सेकंड लॉ। ये भी जो है बहुत ही ज्यादा आसान है, इसे क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं। क्षेत्रफलों का नियम जो है केपलर्स सेकंड लॉ है। ये नियम ये कहता है सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसर्प या फिर स्वीप करती है। जैसे मान लीजिए कि एक प्लेनेट है जो पहले यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, 1 महीने बाद हमने देखा तो प्लेनेट जो है चलते चलते गति करते करते यहाँ पे पहुंच गया। तो जब प्लेनेट यहाँ पे था तब सन और इस प्लेनेट को मिलाने वाली रेखा ये थी। अब क्या हुआ, प्लेनेट जो है यहाँ पे चला आया तो ये रेखा जो है जो पहले ऐसे थी बाद में जो है ऐसे हमें दिखने वाली है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। प्लेनेट पहले यहाँ पे था,
1 महीने बाद प्लेनेट यहाँ पे चला आया, तो ये जो रेखा है जो प्लेनेट और सूर्य को मिलाने का काम कर रही थी, ये जो है आपको 1 महीने बाद जो है ऐसी दिखेगी। यानी ये जो रेखा है ये इतना एरिया जो है स्वीप की है, इतना एरिया जो है बनाई है 1 महीने में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्लेनेट जो है ऐसे चलता हुआ यहाँ पे पहुंचा, तो हमारा मन किया कि फिर से हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि 1 महीने में कितना एरिया बनता है। तो जब प्लेनेट यहाँ पे पहुंचा तो सन और इस प्लेनेट को मिलाने वाली रेखा ये है। 1 महीने बाद जो है प्लेनेट यहाँ पे पहुंच जाता है, तब ये रेखा जो है हमें ऐसी दिखने वाली है। यानी इस समय जो है ये एरिया जो है ये रेखा जो है स्वीप की है, प्रसर्प की है। तो देखा यह गया कि दोनों एरिया जो है आपस में बराबर है। तो प्लेनेट और सन को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान एरिया को स्वीप करती है। जब प्लेनेट मान लो कि यहाँ पे रहा होगा, तो इसे हम क्या करते हैं, एक लाइन से ज्वाइन कर देते हैं। फिर 1 महीने बाद देखो समय आप कुछ भी ले सकते हो, 1 महीना के लिए देख लो, या फिर 2 दिन के लिए देख लो, 1 दिन के लिए देख लो, है ना, 5 महीने के लिए देख लो, कुछ भी समय ले सकते हो, या फिर टी टाइम ले लो, कुछ भी ले सकते हो। तो जब प्लेनेट यहाँ पे आया तब हमने सन से ज्वाइन कर दिया इस लाइन के थ्रू। अब 1 महीने बाद जो है प्लेनेट यहाँ पे आ गया मान लो, तो अब वापस से ये जो रेखा हमें ऐसे दिख रही थी अब वो ऐसे दिखने वाली है, और ये एरिया हमें मिलने वाली है। मान लो ये एरिया जो है A3 है, तो ये एरिया A3 भी A1 A2 के बराबर ही यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एरिया देखा है वो समान समय अंतराल पे ही देखा है। 1 महीने पे यहाँ पे देखा था, 1 महीने पे यहाँ पे देखा, और 1 महीने पे यहाँ पर देखा। तो सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा जो है समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल प्रसर्प करती है, यानी कि स्वीप करती है। इस पिक्चर में भी वही दिखाया गया है। मान लीजिए प्लेनेट पहले यहाँ पे था, बाद में फिर यहाँ पे चला गया टी टाइम में, तो ये एरिया बना, ठीक है। वापस से हमने टी टाइम के लिए देखा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था देखना, टी टाइम में जो है प्लेनेट यहाँ पे आ गया, तो ये एरिया बना। देखा कि भाई जो पहले बना था टी टाइम में एरिया, वही एरिया यहाँ पर बना है। फिर हमारा मन किया वापस से देखो टी टाइम में, तो यहाँ से हमने शुरू किया, टी टाइम में जो प्लेनेट है यहाँ पे पहुंच गया, है ना, टी टाइम में जो प्लेनेट है वो यहाँ पे पहुंच गया, तो देखा कि वापस से जो एरिया का निर्माण हुआ वो भी बराबर है पहले के दोनों एरिया के। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी देखें कि जब प्लेनेट सन के करीब आता है तब प्लेनेट जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। देखो ना यहाँ पे इतना डिस्टेंस जो है सन प्लेनेट ने कवर किया है जब ये सन के करीब है, और जब ये सन से दूर है तो डिस्टेंस जो है बहुत ही कम कवर किया है। एरिया बराबर ही है दोनों में क्योंकि समय बराबर है, लेकिन डिस्टेंस की अगर बात करें तो जब सन के करीब है तब ज़्यादा डिस्टेंस प्लेनेट ने कवर किया है, और जब सबसे दूर है तब कम डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ से ये चीज़ साफ साफ पता चलता है कि जो प्लेनेट है उसकी जो चाल है वो बदलती है सन से दूरी के हिसाब से, सन से दूरी के हिसाब से। टी टाइम में देखो यहाँ पर इतना ज़्यादा दूरी चला है प्लेनेट ने, लेकिन यहीं पर टी टाइम में देखो कितना कम दूरी चला है। तो जब ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तब उसकी चाल या फिर बोल दो गति जो है अधिक होती है, और जब सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तब उसकी गति कम होती है। जैसे जैसे सन के करीब ग्रह आता है उसकी चाल बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे सन से दूर जाता है ग्रह उसकी चाल घटती जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर टी टाइम में जो है ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया गया है, जबकि इसी टी टाइम में मान लो ये टी टाइम 2 दिन का था, तो इसी 2 दिन में यहाँ पर देखो बहुत ही कम डिस्टेंस कवर किया गया है। तो हमने ये देखा कि समान समय अंतराल में समान एरिया जो है स्वीप किया जाता है, समान एरिया बनाया जाता है। इसे कहा जाता है एरियल वेलोसिटी। इसे क्या कहा जाता है? एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रीय वेग कहा जाता है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। और ये बराबर होता है L/2m के, L/2m के। ये जो L है ये है कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम, और ये जो m है ये मास ऑफ प्लेनेट है, यानी कि जो प्लेनेट है ना, जो चक्कर लगा रहा है इस इलेक्ट्रिकल पाथ पे, उसका द्रव्यमान, मास ऑफ प्लेनेट। ये L क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। तो ये जो क्षेत्रीय वेग होता है वो बराबर होता है कोणीय संवेग बटे में 2 गुने में जो प्लेनेट का द्रव्यमान है। और ये जो है ये तो कांस्टेंट होता है, ये तो हम लोगों ने देखा ना अभी। देखो यहाँ पर समान समय अंतराल में समान एरिया को बनाया गया है, समान एरिया जो है स्वीप किया गया है। मतलब ये जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है ये कांस्टेंट है, और डेल्टा ए बाई डेल्टा टी L/2m के बराबर है, यानी कि ये पूरा मान भी कांस्टेंट है। यानी कि ये जो L है ये हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ही प्लेनेट का, वो तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कांस्टेंट है। तो इससे ये पता चला कि ग्रह का ये जो दूसरा नियम है उससे ये पता चला कि ग्रह का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब आते हैं केपलर का जो तीसरा नियम है उस पर। इसे कहा जाता है आवर्त कालों का नियम, है ना, लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल यानी कि पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस। याद करो मेजर एक्सिस को हम लोगों ने 2a कहा था, सेमी मेजर एक्सिस को हम लोगों ने a कहा था। उसी सेमी मेजर एक्सिस की बात की जा रही है कि घन के समानुपाती होता है। यानी ये रिलेशन इन्होंने दिया है ना, ये रिलेशन इन्होंने दिया। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं t² बटे में AQ बराबर कांस्टेंट। हो सकता है ये चीज़ आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं कि कहा क्या गया है। यहाँ पर जो t है ये क्या है? टाइम पीरियड है। एक बार चक्कर लगाने में जो टाइम लगा है वो टाइम पीरियड है ना। ये क्या है? ये टाइम पीरियड है,
ऑफ रिवॉल्यूशन। एक बार चक्कर लगाने में, सूर्य का एक चक्कर लगाने में ग्रह को जो टाइम लगा है उसे यहाँ पर टी से डिनोट किया गया है। और ये जो ए है ये है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष। अगर इलिप्टिकल पाथ है तो ये सेमी मेजर एक्सिस। बहुत बार क्या होता है कि सवाल में आपको बोल ही रखा होता है कि भैया आपको जो है ये इलिप्स नहीं मानना है, आप सर्कल मान लो। तो वैसे केस में क्या है कि ये जो ए है ये रेडियस कहलाएगा। अगर हम ये मान लेते हैं कि भाई जो ग्रह है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तब ये ए जो है रेडियस कहलाएगा। अगर हम इलिप्स मानते हैं जो कि एक्चुअल में इलिप्स ही है तब वहां पर सेमी मेजर एक्सिस होगा। लेकिन ज़्यादातर सवाल जो है वो सर्कल मानते हुए पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सन है। अब सन के चारों तरफ जो ग्रह है वो अलग अलग ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। हर ग्रह का जो है अपना ऑर्बिट है, हर ग्रह का जो है अपना इलिप्स है, या फिर सर्कल है तो अपना सर्कल है। तो ये सन है, सन के सबसे करीब जो है मरकरी है, मरकरी के बाद जो है ये वीनस है, वीनस के बाद जो है ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो है ये मंगल है। तो ध्यान से देखो तो सबका ऑर्बिट अलग अलग है ना, सबका जो ऑर्बिट है वो अलग अलग है। छोटा है थोड़ा सा, उससे बड़ा है वीनस का, शुक्र का, उससे बड़ा है अर्थ का, और उससे बड़ा है मंगल ग्रह का। तो सबका जो ऑर्बिट है वो अलग अलग है, सबकी दूरी जो है वो सूर्य से अलग अलग है, जिसके कारण एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो हर ग्रह को अलग अलग लगेगा। एक चक्कर लगाने में जो ग्रह को समय लगेगा वो अलग अलग लगेगा। और क्योंकि सबका ऑर्बिट अलग अलग है तो जो ए का मान है, जो सेमी मेजर एक्सिस है हर ऑर्बिट के लिए वो तो अलग अलग होगा। और ज़्यादा आसान करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि चलो जो ग्रह है वो सर्कुलर पाथ पे ही चक्कर लगा रहा है। अगर सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगा रहा है तो मुझे ये बताओ कि सन जिस सर्कल ये जो मरकरी है जिस सर्कल में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या अलग होगी, है ना। वीनस जिस सर्कल में चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या अलग होगी। पृथ्वी जिस सर्कल में जिस वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या अलग होगी। यानी अलग अलग ग्रहों के लिए जो त्रिज्या है वो अलग अलग हो जाएगी ना। तो यहाँ तक की बातें जो है आपको समझ में आई कि टी क्या है और ए क्या है। अगर हम इलिप्स मानते हैं तो ए सेमी मेजर एक्सिस है, और अगर हम सर्कल मानते हैं तो जो ए है वो रेडियस हो जाएगा। तो अलग अलग ग्रह के लिए ये जो रेडियस है ये अलग अलग है, क्योंकि उन सारे का जो ऑर्बिट है वो अलग अलग है। और रेडियस अलग अलग होने के कारण, सूर्य से अलग अलग दूरी होने के कारण जो घूमने का समय है वो भी अलग अलग है। लेकिन केपलर ने यह देखा कि प्रत्येक ग्रह के लिए जो उसका टाइम पीरियड है, उसका जो स्क्वायर है और जो रेडियस है, रेडियस बोल दो या फिर सेमी मेजर एक्सिस बोल दो, उसका जो क्यूब है, इसका जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आप मरकरी का टाइम पीरियड ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, और मरकरी जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका आप रेडियस ले लो, उसका क्यूब कर दो और दोनों का रेशियो ले लो, तो जो मान निकल करके आएगा, मान लो एक्स मान निकल करके आया। अब हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी का ले लेते हैं। पृथ्वी एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेती है, पृथ्वी जो एक चक्कर लगाने में जो टाइम लेती है, मान लो मैंने इसको टी कहा, इसका स्क्वायर कर दो। पृथ्वी का जो अपना ऑर्बिट है उसकी जो त्रिज्या है उसको मैंने ए बोल दिया, इसका क्यूब कर दो और ये रेशियो ले लो। तो जो एक्स यहाँ पर निकल करके आया था वही एक्स यहाँ पर भी निकल करके आएगा। इसे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखो, यहाँ देखो ये मरकरी है। मरकरी जिस इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगा रहा है उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी लंबाई ये है, ठीक है। और मरकरी को एक चक्कर लगाने में इतना वर्ष लगता है, 0.24 वर्ष जो है लगता है। अब हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और इसका क्यूब किया और फिर भाग लगा दिया। यहाँ पर देख लो, जो टाइम है उसका स्क्वायर किया, ये जो सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई है उसका क्यूब किया और दोनों का रेशियो ले लिया, ये निकल करके आया, ठीक है। अब देखो शुक्र ग्रह है, सेमी मेजर एक्सिस ये है, शुक्र ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो है इतना टाइम लगता है। अब इसका हमने स्क्वायर लिया, इसका क्यूब लिया और रेशियो निकाला, 3.00 निकल करके आया। अर्थ का देखो तो भाई सेमी मेजर एक्सिस इसका अलग है, एक चक्कर लगाने में 1 वर्ष का समय लगता है, लेकिन जब इसका स्क्वायर किया, इसका क्यूब किया और दोनों का रेशियो लिया तो देखो ये मान निकल करके आया। तो इन सारे ही केसेस में देखो ये जो रेशियो है ये लगभग समान है, सारे ग्रह के लिए ये लगभग जो है समान है। तो यही चीज जो है केपलर ने कहा था कि भले ही जो प्लेनेट है वो अलग अलग आवर्तकाल से घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग टाइम पीरियड है सबका, भले ही सबके ऑर्बिट का रेडियस या फिर बोल दो सेमी मेजर एक्सिस जो है उसकी लंबाई अलग अलग है, लेकिन सारे के केस में जो है टी स्क्वायर बटे में ए क्यूब लगभग समान ही मिलता है, ये कांस्टेंट रहता है। सारे ग्रहों के लिए ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को करते हैं, जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा है इस वीडियो में अभी तक उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करते हैं। देखिए, नेपच्यून एवं शनि की सूर्य से दूरियां क्रमशः 10⁻13 और 10⁻12 मीटर के लगभग है। माना कि वृत्तीय मार्ग में गति करते हैं ये दोनों ग्रह, तब उनके परिक्रमण कालों का अनुपात होगा। यानी यहाँ पर आवर्त काल का अनुपात पूछा है और आपको दिया गया है जो ग्रह है उसकी दूरी सन से क्या है। तो जो ग्रह का आवर्त काल है घूमने का और सन से जो दूरी है उस ग्रह का, उसके बीच में कौन सा रिलेशन है, तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो हमें मिलता है केपलर के तीसरे नियम से। केपलर के तीसरे नियम से जो वो नियम है वो है टी स्क्वायर बटे में ए क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि T1/T2 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर A1/A2 का क्यूब लिख सकते हैं। बात एक ही हो गया ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास सवाल में जो है
दिया हुआ है कि जो A1 है, मैंने A1 मान लिया नेपच्यून की दूरी सन से 10 पे पावर 13 मीटर है, और A2 हमने मान लिया जो शनि ग्रह है उसकी दूरी सूर्य से 10 पे पावर 12 मीटर। अब एक्चुअल में जो ये सारे ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं इलिप्टिकल पाथ पे, दीर्घवृत्तीय पथ पर, लेकिन हमें बोल रखा है कि आपको सर्कल मानकर चलना है कि सारे ग्रह जो है सर्कुलर पाथ पर शनि के चारों तरफ घूम रहे हैं। और मैंने आपसे कहा भी थोड़ी देर पहले, ज़्यादातर सवाल जो आएंगे 99% सवाल जो आएंगे वहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि आपको लेकर चलना है वृत्तीय पथ, दीर्घवृत्तीय पथ की जगह पर जो है आपको ये वृत्तीय पथ लेकर के चलना है। हमें ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है ये कि ये रेशियो क्या होगा, आवर्तकाल का रेशियो क्या होगा। तो इस वाले रिलेशन पर हम लोग क्या करेंगे कि बनाएंगे। तो T1/T2 का जो स्क्वायर हो जाएगा, ये A1/A2, तो A1 10 पे पावर 13 है, A2 10 पे पावर 12 है, इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो ये 10 का क्यूब हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से T1/T2 ये बराबर हो जाएगा 10√10। आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन है ना, ये आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह के सवाल बनाने के लिए सीधा आप ये अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे आप इस तरह के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, है ना। बाकी इस तीनों ही फॉर्म में जो है आपको ध्यान में रखने हैं। R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए उपग्रह का परिक्रमण काल T है। अब लिखा है 4R त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में घूम रहे एक अन्य उपग्रह का परिक्रमण काल होगा। तो हमारे पास क्या है कि दो ग्रह है, हमारे पास क्या है कि दो ग्रह है। ये जो घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, फिर से यहाँ पर वृत्ताकार पथ ही लेना है आपको, उसकी त्रिज्या R है और टाइम पीरियड T है। एक दूसरा उपग्रह है जो कि 4R त्रिज्या वाले सर्कल पर घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये आपसे पूछा है। मान लीजिए इसके टाइम पीरियड को मैं T' मान लूँ, चलो T' मान लेता हूँ, ये बताओ कि क्या होगा। फिर से हम लोग वही रिलेशन लगाएंगे, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A क्यूब। वापस से हम लोग वही कहानी लिखेंगे यहाँ पर, T1/T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1/A2 का क्यूब। अब यहाँ पर जो T1 है वो T है, जो T2 है उसको हमने यहाँ पर T' माना हुआ है, बराबर इस पर स्क्वायर चढ़ाना है। A1 जो है हमारे स्थान पर ये कैपिटल R है, और जो A2 है ये 4R है, इसका हम लोगों ने क्यूब ले लिया। ये बराबर हो जाएगा, R से R तो खत्म हो जाएगा, तो 4 गुने में 4 गुने में 4 यानी कि 64। अब यहाँ से T/T' बराबर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो ये 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से T' बराबर हो जाएगा 8T। सी हमारा आंसर। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 गुनी हो जाए तो वर्ष का समय है। तो वापस से हम लोग यही रिलेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जब भी आपको दिखे कि भाई जो ग्रह है उसके आवर्तकाल और सन से जो दूरी है उसकी बात की जा रही है, तो समझ जाना कि वहां पर ये रिलेशन जो है लगाया जाएगा। तो यहाँ भी दूरी है, आवर्तकाल है, इसकी बात की गई है। पृथ्वी के लिए जो टाइम पीरियड होता है घूमने का वो 1 साल होता है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया। अब हमें T2 चाहिए। T2 कब चाहिए? जो भी पृथ्वी की दूरी है, मान लो कि A दूरी है, उसे क्या कर दिया गया है, पहले का 1/4 कर दिया गया है, तो पहले हमने A लिया था, बाद में A/4 हो गया, इसका क्यूब हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 1/T2 का स्क्वायर, ये 4A/A हो जाएगा, इसका क्यूब, A से खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 64। तो ये 1/T2 इज इक्वल टू, इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ से T2 निकालेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो अभी वर्तमान में सन से जो दूरी है पृथ्वी की, वो दूरी अगर 1/4 हो जाए तो जो घूमने का जो समय काल है वो पहले का 1/8 हो जाएगा। यानी पृथ्वी जो है बहुत ही जल्दी सन का चक्कर लगा लेगी, तो वर्तमान वर्ष का 1/8 हो जाएगा। अभी 1 साल का समय लगता है, अगर ये चीज हो गया तो 1/8 वर्ष लगेगा। एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है, कौन सा पथ हो जाएगा? दीर्घवृत्त यानी कि एलिप्स। 2 ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमण काल एवं माध्य कक्षीय त्रिज्याएं क्रमशः T1 T2 है तथा R1 R2 है, अनुपात T1/T2 का मान है। फिर से वही रिलेशन है, T1/T2 का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है A1/A2 का, बराबर होता है A1/A2 के क्यूब का। तो यहाँ पर देखो भाई, जो A1 है उसे यहाँ पर R1 कहा गया है, जो A2 है उसे यहाँ पर R2 कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को डाल देंगे, R1/R2 का क्यूब। अब हमसे T1/T2 का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो इधर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो T1/T2 बचेगा। और इधर हम पावर में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा R1/R2 टू द पावर 3/2, डी हमारा आंसर। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूम रही है। दीर्घवृत्त के एक फोकस पर सूर्य है,
पृथ्वी के घूमने की चाल किस बिंदु पर अधिकतम होगी? तो जो केपलर का जो सेकंड लॉ है, क्षेत्रफलों का जो नियम है, वो ये कहता है कि जब ग्रह सूर्य के नजदीक होता है तब वो तेजी के साथ गति करता है, और जब सूर्य से दूर होता है तो वो धीमे धीमे गति करता है। तो कहा है कि पृथ्वी की जो चाल है वो कहाँ पर, किस बिंदु पर अधिकतम होगी? तो जब सूर्य के सबसे नजदीक होगी, यानी कि ए पर, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। और सबसे कम बी पर, जब यहाँ पर पृथ्वी पहुंचेगी उस समय पृथ्वी गति बहुत ही धीमी होगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड और बी पर मिनिमम स्पीड। यदि पृथ्वी की कक्षा की त्रिज्या 1/4 कर दी जाए तब वर्ष की अवधि हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर जो पृथ्वी की दूरी है सन से और जो आवर्तकाल है उनके बीच में यहाँ पर रिलेशन आपको ढूंढना है। तो जो भी पृथ्वी की त्रिज्या थी उसको कर दिया गया है पहले का 1/4। तो अब जो भी टाइम पीरियड पृथ्वी का था घूमने का सूर्य के चारों तरफ, उस पर क्या असर पड़ेगा वही आपसे पूछा है कि ये क्या हो जाएगा। तो वापस से हम लोग यही रिलेशन को अप्लाई करेंगे। T1/T2 का जो स्क्वायर है ये बराबर A1/A2 का जो क्यूब है। अब देखो अभी जो वर्तमान आवर्तकाल है वो 1 वर्ष है, तो ये 1 वर्ष हम यहाँ पे लिखेंगे। हमें T2 चाहिए, ठीक है। ये जो T है ये 1 वर्ष है, यही T जो है वो 1 वर्ष के बराबर है। इसका स्क्वायर पहले त्रिज्या R, बाद में R/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे R रह जाएगा। इसका क्यूब करेंगे, ये R से R खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुने में 4 गुने में 4। 1/T2 इसका हम स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ से T2 आ जाएगा 1/8। तो जब सन से पृथ्वी की दूरी पहले का 1/4 हो जाएगा तब घूमने का जो समय है, जो पहले 1 साल लगता था अब 1/8 साल लगेगा। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। केपलर ने खोज की गति के नियमों की, गलत हो जाएगा, ये तो न्यूटन ने खोज की थी। ग्रहीय गति के नियमों की, यानी डी हमारा आंसर। निम्न में से किस खगोल विज्ञानी ने सबसे पहले बताया सूर्य स्थिर है तथा पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमा कर रही है? टॉलमी ने तो जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था कि भाई सेंटर में सन है, उसके चारों तरफ सूर्य तारे ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। फिर आर्यभट्ट जो है हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। फिर बाद में काफी बाद में जो है आर्यभट्ट के काफी बाद में कोपरनिकस आए, वो और भी ज्यादा अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया और एक बेहतर मॉडल जो है उन्होंने प्रस्तुत किया जो कि हीलियोसेंट्रिक बेस्ड ही था। तो हमारा आंसर यहाँ पर कोपरनिकस हो जाएगा। लेकिन कोपरनिकस ने कहा था कि जो सन के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते हैं वो सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं। फिर बाद में केपलर ने कहा कि नहीं, इलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाते हैं। केपलर के नियम अनुसार उपग्रह का आवर्तकाल इसकी कक्षीय त्रिज्या के साथ निम्न प्रकार से परिवर्तित होगा। क्या हो जाएगा? T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। ए हमारा आंसर, ठीक है। देखिए T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A³। यहाँ जो A है केपलर के नियम में सेमी मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस है, यानी कि अर्ध दीर्घ अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष है। ये तब जब हम बात करेंगे इलिप्टिकल पाथ की, इलिप्टिकल पाथ की। लेकिन जब सवाल में आ जाए कि भाई आपको सर्कल मानकर चलना है, सर्कुलर पाथ जो है कंसीडर करना है, तब इसी ए को जो है हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस बोलेंगे। तब हम सन को डाल देंगे सेंटर पे और ग्रह को डाल देंगे परिधि पे, और जो सन और ग्रह के बीच की दूरी होगी उसे हम लोग रेडियस बोल देंगे यहाँ पे। और अगर ग्रह इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है तब जो है सन हमारा फोकस पे होगा, और तब जो यहाँ पर ए होगा वो सेमी मेजर एक्सिस होगा, ठीक है। केपलर का द्वितीय नियम, जिसे क्षेत्रफल का नियम भी कहा जाता है, आधारित है। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ΔA/ΔT समान समय अंतराल में समान एरिया को स्वीप किया जाता है, और ये बराबर था L/2m, और ये कांस्टेंट था, कंजर्व था। जहां L जो है एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग संरक्षण पे हमारा आंसर। सामान्यतः गुरुत्वीय बल के अंतर्गत किसी दीर्घवृत्तीय कक्षा में क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। डी हमारा आंसर हो जाएगा। जो ΔA/ΔT है इसी को हम लोग क्षेत्रीय वेग बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय वेग बोलते हैं, एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। दीर्घवृत्तीय कक्षा में जो ग्रह घूम रहे हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूम रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा ना, ΔA/ΔT बराबर L/2m, ये कांस्टेंट है, ये कंजर्व है, संरक्षित है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। वही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज जो है कंजर्व रहता है। सौर परिवार में ग्रहों का निकाय किस नियम का पालन करता है? यहाँ भी आंसर कोणीय संवेग संरक्षण का, यानी ये संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर हमारा